अगर आप कोरोना को हल्के में ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिन लोगों को लगता है कि कोरोना अब आम बीमारी जैसा हो चला है, कोरोना अब फिर से कोहराम नहीं मचाएगा, उन लोगों को लिए कोरोना फिर से बुरी खबर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अब बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 682 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 352 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 24 घंटों में 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए। वहीं अब सक्रिय केस बढ़कर 3,257 हो गए हैं। 13 जून को प्रदेश में 1,390 सक्रिय केस थे। ऐसे में 9 दिनों में सक्रिय केस में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये समय सतर्क और सावधान रहने का है। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी समस्या हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले इसी साल 17 फरवरी को 777 मामले सामने आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। सभी अस्पतालों में उपकरणों की क्रियाशीलता, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख ली जाए। आवश्यक दवाओं के साथ मेडिसिन किट तैयार रखें। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जाए। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सबसे ज्यादा 125 मरीज गौतम बुद्ध नगर से मिले थे। वहीं लखनऊ में 98, गाजियाबाद में 53 और वाराणसी में 21 संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो कानपुर में बीते 24 घंटे में हर इलाके से 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। इसके अलावा कासगंज के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद अब प्रदेश के 72 जिलों में कोरोना के पेशेंट्स हैं। आपको बता दें, प्रयागराज में एक मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोरोना का बढ़ता दायरा फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर कोरोना दबे पांव यूपी में कोहराम मचाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब ना कोरोना की कोई लक्षण मिल रहा है और ना ही कोरोना को लेकर लोग गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टरों का खास पैनल भी जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद जुड़ गए हैं, RML हैं दिल्ली से। इसके अलावा हमारे संवाददाता जो हैं भरत सेठी लखनऊ से बने हुए हैं। डॉक्टर राजीव सूद, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। सर आपके पास आऊंगा, उससे पहले भरत सेठी हमारे साथ बने लखनऊ से। भरत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास निर्देशित भी किया है कोरोना को लेकर, जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, आप ये माने कि जो गाइडलाइंस थी उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा? भरत, देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश चिंताजनक और तमाम बार प्रयास किया है कि मामलों में बढ़ोतरी न हो। जिस तरीके से लगातार मामले राजधानी लखनऊ के अगर हम बात कर लेते हैं तो आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में अगर एक्टिव संख्या की बात करें तो ये 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। जो स्थिति से है प्रशासन का सुस्त रवैया, पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था, मास्क लोग पहनते थे, मार्केट में भीड़ भाड़ जाने वाले जो इलाके हैं वहां पे लोग जाने से बचते थे। लेकिन अब जैसे कोरोना के मामलों में कहीं ना कहीं जब बीच में कमी आती गई और उसके बाद लोग लापरवाह होते गए, लोगों ने सोचा कि हमने बूस्टर लगा लिया है, डोज लगवाने जा रहे हैं और 2 डोज हमने पूरी कर चुके हैं तो हमको कोरोना नहीं होगा। यही गलत फहमी है लोगों की, जो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। और प्रशासन का सुस्त रवैया की जिस तरह से चेकिंग होती थी दुकानों में, मार्केट में, आप जब एंट्री करते थे मॉल्स में, वहां पर आपका बकायदा थर्मल स्कैनिंग होती थी, वो सब चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। और यही मेन एक बड़ा मुद्दा कह सकते, बड़ा कारण बोल सकते हैं कोरोना के ग्राफ को बढ़ने का। जी बिल्कुल, आप बने रहिए भरत, हमारे साथ कुछ और भी संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशंक एरन जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव के पास आएंगे। डॉक्टर राजीव सर, कैसे देखते हैं जो आंकड़ों में उछाल हुआ है? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपके कोरोना के जो आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, अचानक फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं। और दूसरा ये है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और तीसरा है जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जो अभी माना जा रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के अंदर
आप इसको किस तरीके से कौन सा वेरिएंट या सब लीनिएज आ रही है, इस पे स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा वर्ल्ड ओवर फिनोमेना हुई है साउथ अफ्रीका से शुरू होके कि नए वेरिएंट्स जो हैं BA4 और 5 ये अब ज्यादा दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और यही वेरिएंट जो है इस टाइम पोर्टुगाल वगैरह के अंदर आ गए हैं, जहां इसको एक दोबारा से एक वेव डिक्लेयर करने की बात चल रही है। यूपी के अंदर आपने जैसा अभी चर्चा की, और दिल्ली के अंदर भी, और आपको मैं बताऊं कि कोई 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो 10 से ऊपर पॉजिटिविटी चली गई है, और 35 डिस्ट्रिक्ट में 7 और 10 के बीच में इंडिया में। तो इस तरीके से ये डिफरेंट एरियाज के अंदर कोरोना बढ़ रहा है। डेंसिटी जो है वो एक तरफ है, और उसकी इन्फेक्टिविटी जो है, इन्फेक्टिविटी का इसमें ये है कि जो ये BA4 और 5 जो वेरिएंट आया है, जिसको कि ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। तो ये वाला जो वेरिएंट है, ये जिनको ओमिक्रॉन हो चुका है रिसेंटली, उनको दोबारा कोरोना कर रहा है। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि इसको रोकना मुश्किल होगा। कुछ वैक्सीन पे रिसर्च होके उसको वेरिएंट के हिसाब से अब अपडेट किया गया है, और उनके ट्रायल्स और उनकी स्टडी पूरी हो रही है, और वो भी अब मार्केट में रिवाइज्ड वैक्सीन आ जाएंगी। तो एक तरफ से तो उसको रोकने के लिए पूरे मेजर्स लिए जा रहे हैं। 200 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, और उसके साथ साथ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर बनता है तो इसकी इंटेंसिटी तो कम है, पर इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और रिकरेंट इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर अशंक एरन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो मामलों में उछाल आया है, इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त समर वेकेशन में लोग ट्रेवलिंग बहुत कर रहे हैं, तो जो ट्रेवल कर कर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, वो भी इसका बड़ा कारण है। सर, मैं ये मानूंगा कि देखिए, अभी पिछले 4 साल, अब लगभग 3 साल तो हो ही गए हैं कोरोना के आउटब्रेक को शुरू हुए, तो हमें इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए। ये बात तो सही है कि जब तक हम मास्क का यूज कर सकते हैं, मास्क का सबको यूज करना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो वैक्सीन रेगुलरली बूस्टर डोजेस जो वैक्सीन की हमें लेनी है, वो हमको बिना लापरवाही के सबको लेनी चाहिए। इसके बाद अगर कहीं से कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई रिपोर्ट होता है, तो फिर एक्स्ट्रा सावधानियां शुरू होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि लोगों के आवाजाही और नॉर्मल एक्टिविटीज को बाधित करने की, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें, क्योंकि पहले भी लोगों ने कोरोना के दौरान, जैसे उस समय जब डेल्टा वेव था और उससे पहले और उसके बाद की स्थिति काफी खराब थी, तो लोगों के रोजगार और सब चीजों पे बहुत फर्क पड़ा था। जब हम लोगों की आवाजाही को बाधित करते हैं या कोई भी नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी को रोकते हैं लंबे टाइम तक, तो लोगों पे भी फर्क पड़ता है। तो अब ये स्थिति है कि अब कोरोना के केसेस, इन्फेक्टिविटी तो बढ़ेगी, क्योंकि जब भी रूटीन भीड़ भाड़ शुरू होगी और नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू होगा, तो इसमें केसेस तो फैलेंगे। लेकिन अगर अभी कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल जो प्रिकॉशन। आप रोकेंगे सर आपको? इसी बीच आपको सीधे ले चलते महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते। तो उद्धव ठाकरे, जो बता दें आपको, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर। एकनाथ शिंदे, जो बहुत खास करीबी बताए जाते थे शिवसेना के उद्धव ठाकरे के, वो अचानक से विधायकों को लेकर सूरत चले गए हैं, और उसके बाद जो विधायक हैं बगावत में उतर आए हैं। अब जो स्थिति इस वक्त है शिवसेना की बहुत मझधार में, इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें आपको सुनाते। मी आलेलो आहे काही वेगळे मुद्दे घेऊन, जे काही मुद्दे गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमातून आपल्यासमोर येत आहेत। मग ते शिवसेना आहे, ही शिवसेना बाळासाहेबांची आहे का, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं आहे का, मग ही शिवसेना नेमकं कोण चालवतोय, मुख्यमंत्री भेटत का नाहीत, मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, मुख्यमंत्री म्हणजे मी, हे गेल्या काही दिवसांपूर्वी सत्य होतं। ह्याचं कारण जी माझी शस्त्रक्रिया झाली होती, तो अनुभव काय होता
त्या अनुभवाचं एक वर्णन नाही मी करत बसणार, पण त्याच्यानंतरचे 2-3 महिने हे फार विचित्र होते. मी कोणालाही भेटणं शक्य नव्हतं, म्हणजे भेटू शकत नव्हतो. म्हणून तो जो काळ होता तो मुख्यमंत्री कोणाला भेटत नाही हा मुद्दा बरोबर आहे. पण त्याच्यानंतर मी आता भेटायला सुरुवात केलेली आहे. जी काही कामं, बरं असंही नाही की मी भेटत नव्हतो म्हणजे कामं काही होत नव्हती. मी माझी पहिली कॅबिनेट मीटिंग ही हॉस्पिटलमध्ये बाजूच्या खोलीतनं अशीच ऑनलाईन केली होती आणि त्याच्यानंतर काम हे अव्यवहातपणे सुरू आहे. शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत. शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही. कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे. म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्याच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले. हिंदुत्वासाठी काय काय केले, कोणी कोणी काय काय केले हेही बोलण्याची आता वेळ नाहीये. पण हिंदुत्वाबद्दल मी विधानसभेत, विधिमंडळात बोलणारा कदाचित पहिला मुख्यमंत्री असेल. मग नेमकं झालंय काय? ही शिवसेना कोणाची आहे? काही जण असं आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही. ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आत्ताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेत आहोत. बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले. 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो. तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आत्ताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा, विचार हा तोच राहणार आहे, तोच असणार आहे. पण 2014 साली सुद्धा जी लढलेली शिवसेना होती आणि जिने एकट्याच्या ताकदीवरती प्रतिकूल परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले ती सुद्धा शिवसेना बाळासाहेबांच्या नंतरची शिवसेना होती. आणि त्याच्यानंतरची आत्तापर्यंतची वाटचाल म्हणजे मग मी आता गेली 2.5 वर्ष मी स्वतः मुख्यमंत्री आहे. माझ्यासोबत पहिल्या आणि आत्ताच्या मंत्रिमंडळातले जे काही सहकारी आहेत ते सुद्धा त्याच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतले सहकारी आहेत. म्हणजेच काय की पहिल्या प्रथम शिवसेना हिंदुत्व, शिवसेना कोणाची? शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले का? शिवसेना बाळासाहेबांची राहिली नाही का? मग आम्हाला ती बाळासाहेबांची शिवसेना पाहिजे. मग मधल्या काळामध्ये जे काय सगळं मिळालं ते बाळासाहेबांनंतरच्या शिवसेनेने दिलं हे मी म्हणेन कृपा करून लक्षात ठेवा. मग आता मुद्दा काय आहे की सध्या राज्यामध्ये काय चाललेलं आहे? आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की शिवसेनेचे काही आमदार गायब, अमुक गायब, तमुक गायब. गेले कुठे? पहिले सुरतला गेले, त्याच्यानंतर आता म्हणतात गुवाहाटीला गेले. आता त्यातल्या काही आमदारांचे आपल्याला फोन येत आहेत, आम्हाला इकडे आणले गेले, आम्हाला परत यायचंय. आपल्यामध्ये इथे असलेल्या आमदारांना काही फोन येत आहेत. मला त्याच्यामध्ये जायचंच नाहीये. हे जे माझं मनोगत आहे ती मी अवघ्या 5 मिनिटात संपवणार आहे. आणि ते एवढ्यासाठी की काल परवा जी आपली एक निवडणूक झाली विधान परिषदेची, त्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी हॉटेलमध्ये सगळे आपले आमदार होते. मी तिकडे गेलो आणि म्हटलं काय परिस्थिती, ही कोणती लोकशाही? ज्यांना आपण आपलं मानतो, शिवसैनिक मरवर मरतात, राबतात, निवडून देतात. जनता सुद्धा शिवसेनेच्या विचारावरती विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देते. आणि आपली माणसं ह्यांना सुद्धा आपल्याला एकत्र ठेवावं लागतात का? अरे हा कुठे गेला बघा, तो कुठे गेला बघा. मग मध्येच कोणतरी गायब होतो. कुठे गेला होता? नाही, मी जरा बाथरूमला गेलो होतो. म्हणजे बाथरूमला गेला तरी संशय. म्हणजे बाथरूमला म्हणजे असं म्हणतात की शंका ठीक आहे, पण लघुशंकेला गेला तरी शंका. ही कुठली ही शाही? ही अशी लोकशाही काय मला आवडणारी आणि पटणार नाही. आणि मला वाटतं बाळासाहेबांनाही पटत नव्हतं आणि आपल्यालाही पटणार नाहीये. मला एक मुद्दा काय सांगायचा आहे की मला कशाचाही अनुभव नसताना जे काय घडलं, मी इच्छेपेक्षा जिद्दीने करणारा माणूस आहे. इच्छा असो वा नसो, पण एकदा जबाबदारी अंगावर आली तर ती जबाबदारी मी पूर्ण जिद्दीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच जिद्दीने मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन पूर्ण करणारच हा निश्चय मनाशी बाळगून रणांगणात उतरलो. त्यावेळेला मी आपल्या समोर आलो होतो, आज सुद्धा समोर आलेलो आहे. कोणताही अनुभव नव्हता. आपल्याला तेव्हा नाईलाज झाला, वेगळा मार्ग पत्करावा लागला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेले 25-30 वर्ष आपण त्यांच्या विरोधात, ते आपल्या विरोधामध्ये हे लढत आलेलो आहोत. मग त्याच्यानंतर हे जे काय घडलं हे सर्वांना माहिती आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विशेषतः पवार साहेब जो संकट मचा है महाराष्ट्र की राजनीति में उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उद्धव ठाकरे. फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे.
के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े इस वक्त डराने वाले हैं। जहां देश की बात करें 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश भी इससे छूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में इजाफा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अशंक एरन हमारे साथ बने हुए हैं, भरत शेट्टी लखनऊ से बने हुए, शान मोहम्मद हमारे साथ दिल्ली से हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर अशंक एरन की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे सर उसे पूरा करें। सर मैं यही कह रहा था कि अब इतने दिनों बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हम लोग जो है फिर से कोरोना के इतने टाइम बाद सारी आवाज आई और लोगों की कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी कोरोना का डेंजरस कोई वेरिएंट नहीं घूम रहा है। अभी जो भी वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, सिर्फ उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है लेकिन उसमें मॉर्टेलिटी बहुत कम है और लोग पूरी तरह वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो एक तो हमें जो नॉर्मल प्रिकॉशन है मास्क और जो अनावश्यक आवाजाही को ही रोकना चाहिए। अदरवाइज अगर हम ज्यादा लोगों की नॉर्मल एक्टिविटीज को बाधित करेंगे कोरोना देख के, तो इससे जो इतने दिनों से लोगों को बाकी चीजें बाधित थी उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इतने दिन बाद लोगों को फिर से रोजगार, और बहुत सारे लोग थे जिनका रोजगार चला गया था कोरोना में। जहां तक मेडिकली बात है ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि फिलहाल जो कोरोना का इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है इससे नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज ज्यादा होनी शुरू हो जाए, क्योंकि सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और अभी तक पूरे वर्ल्ड में फिर से कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने में नहीं आया है। तो इसलिए जब तक वेरिएंट ऑफ कोई कंसर्न पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी रिपोर्ट होता है तब तक हम लोगों को बस नॉर्मल जो अपनी एक्टिविटी है कि नॉर्मल मास्क पहनना और सही टाइम पे 6 महीने में एक बूस्टर डोज, ये जरूरी है। बाकी इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे आपको फॉलो करना ही होगा। हमारे साथ शान मोहम्मद बने हुए हैं दिल्ली से। शान, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी आंकड़ों में उछाल आया है। बताना चाहूंगा पिछले 24 घंटे में 1383 नए मामले आज तो ये बड़ी गंभीरता की बात है। कोविड के मामले लगातार पहले बढ़ते गए थे और अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर चिंता जताना भी तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोगों की चिंता भी बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि कोविड कहीं दोबारा ना आए। भी कवर कर लिया आदेश 30 लाख टेस्टिंग डोज की जा रही है और दिल्ली सरकार ने आज बात की अस्पतालों को बेडों की सुविधा करने के लिए और ऑक्सीजन की सुविधा करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में 1383 नए मामले शान, आपकी आवाज हमारे तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे।
भरत हमारे साथ बने लखनऊ से। भरत, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़े बढ़े, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि सरकार ने निर्देशित भी किया है। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में भी जो केसेस हैं उसमें उछाल आया है, तो लखनऊ में कितना लोग तैयार हैं और जो स्वास्थ्य प्रशासन है वो कितना सतर्क है? क्या वो नहीं होगी भाई, म्यूट है भरत। ये बिल्कुल आपको बता दें कि इस तरीके से लखनऊ में भी जो मुझे पता नहीं है कि मान लोगे हो गया, देखिए लगातार इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं बेहद स्थिति गंभीर बनती जा रही है, लोगों में लापरवाही दिख रही है। ये एक हो गया अलग। दूसरी चीज, जिस तरीके से डॉक्टर्स की बात करें और लगातार हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल की जा रही है, 100 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं अगर कोरोना के मामलों में इजाफा होता है और कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है उनके लिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं उसमें 60% ऐसे मामले हैं जो कि कोई भी किसी में भी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। मतलब 40% मामले ऐसे जिससे थोड़े बहुत लक्षण, जैसे बुखार, सिर दर्द, पेट में प्रॉब्लम, वो लक्षण सामने आ रहे हैं। 60% मामले ऐसे हैं जिसमें कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने कोरोना की दूसरी जो वेव्स में बेहद जो स्थिति खतरनाक देखी थी, कई लोगों को खोया था, उसको लेकर लोगों को एक्टिव होना चाहिए कि अब ऐसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन हाँ, अब वैक्सीन लग चुकी है, 2 खुराक लग चुकी है, अब तीसरी जो बूस्टर डोज उसको भी लोग लगवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर तीसरी डोज की बात करें, लोगों में अभी जागरूकता की कमी साफ तौर पर तीसरी डोज को देखते हुए कम आ रही है। लोग, बहुत से लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत से लोग लगाने से बच रहे हैं और कुछ लोग अभी 36% ही लगाए, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी जो बूस्टर डोज वो लग रही है। अगर हम लोग प्रॉपर बात करें, राजधानी लखनऊ की 132 पर मामले जा चुके हैं। इधर 2-3 दिन के अंदर जो आंकड़ा है बेहद तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन को थोड़ा सा सख्त कदम उठाना चाहिए, लोगों को चेकिंग करना चाहिए। जो लोग बाहर रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर जिस तरीके से चेकिंग होती थी, अब वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। लोग आते हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से लखनऊ पहुंच रहे हैं, ना ही उनकी कोई चेकिंग हो रही है, ना ही उनको कोई सैनिटाइज के लिए भी कर रहा है, ना ही उनके बैग की सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यही कारण है कि जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। अगर अभी भी लोग नहीं जागे तो जो स्थिति बेहद आगे और गंभीर रूप ले सकती है। हाँ, नया वेरिएंट अभी दस्तक नहीं दे रही है, दस्तक नहीं दिया। पुराने वेरिएंट अगर बैक होते हैं, ऑक्सीजन की लेवल जिस तरीके से कमी हो गई थी, महामारी हम लोगों ने देखी थी, वो अब आगे देखने को ना मिले। इसलिए लोगों को प्रोटोकॉल्स का जो फॉलो है वो जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना होगा। डॉक्टर राजीव सूद जी, सर सिम्टम्स जैसा कि बता रहे हैं भरत, सिम्टम्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनको कोरोना है। जब बाकी लोग टेस्टिंग करा रहे हैं तो वो भी टेस्टिंग कराते हैं तो पता चलता है उनको भी कोरोना है। तो सर क्या डरने की जरूरत है या फिर एक नॉर्मल स्थिति कहेंगे इसे? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल स्थिति नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत है और प्रिकॉशंस की जरूरत है। इसमें आपको देखिए, जो भी आपका जो ये नए वेरिएंट भी आए हैं, सब वेरिएंट बोल सकते हैं इनको, जो BA.4 और 5 आए हैं, ये ओमिक्रॉन के बहुत नजदीक हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कंट्रीज में इनको शुरू हो गया, इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलना। पुर्तगाल और यूके में तो 4th डोज बूस्टर, एक रिपीट बूस्टर की बात शुरू हो गई है और लगना भी शुरू हो गया। अब जहां तक ये बात है कि सिम्टम्स की, ये क्लस्टर इन्फेक्शंस जो हैं ये करता है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के जो ये सब वेरिएंट है ये भी। और इसका क्लस्टर का मतलब है जब तक सिम्टम आते हैं ये आसपास के लोगों को ऑलरेडी फैमिली में या ऑफिस स्पेस में लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका होता है। और इसकी वजह से जो अब सिम्टम्स आ रहे हैं कि एक दिन फीवर रहा या थोड़ा सा गले में खराश हुई, लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि काफी लोग इसमें टेस्ट भी नहीं करवा रहे। और जब टेस्ट भी नहीं करवा रहे और वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो सारे के सारे जो केसेस आप इस टाइम रिपोर्टिंग में देख रहे हैं बहुत अंडर रिपोर्टिंग है। और ये माइल्ड सिम्टम्स की वजह से है। और जिस तरीके से ये अपना शेप और अपनी बॉडी को चेंज करता है, ये आपका कोविड वायरस, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इसमें आने वाले टाइम में कभी भी आप कुछ ऐसा वेरिएंट देख सकते हैं जो बहुत नुकसानदायक हो। तो इसलिए ये स्थिति बहुत ही खतरे की है और मैं खतरे से ज्यादा कहूंगा बहुत ही सावधान रहने की है। आपको अपना गार्ड लोअर नहीं करना है। जितने भी हमारे मंत्रास हैं कोविड के कि आप डिस्टेंस रखिए, क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड करें, अननेसेसरी ना घूमें।
और उसके अंदर भी आप मास्क जरूर पहने। मास्क आपका सेवियर है। आपको ये बताए कि आपके आसपास कोविड का पेशेंट होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसके भी सिम्टम अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसका ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा है और इसलिए बहुत खतरे की स्थिति है और इसको ध्यान रखने की जरूरत है। सर, जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये कह सकते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन उनको खुद को तो इतना डर नहीं, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है। सीनियर सिटीजन्स हैं जो ऑलरेडी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाँ जी, वो कैरियर हो सकते हैं और वो जिसको बोलते हैं स्प्रेडर्स हो सकते हैं। और वो जैसे आपने खाना खाया बैठ के, सब लोगों ने एक साथ कोई पार्टी कर ली, अभी उनको सिम्टम नहीं आए हैं या सिम्टम आएंगे भी नहीं उनको और वो पॉजिटिव हैं, वो कुछ लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है या और कोई प्रॉब्लम है, या जिन्होंने अपनी वैक्सीन या बूस्टर को अवॉइड किया, उन लोगों में सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अशंक एरन जी, आपके पास आएंगे सर। सर, पहले हम देखते थे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड में कोई आपको फंक्शन पार्टीज नहीं करनी है। अब फिर से जो केसेस आ रहे हैं, तो क्या बार बार सरकार को आगे आना होगा या फिर सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कोई फंक्शन कर भी रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप भले ही क्राउड बुलाइए, लेकिन कम से कम मास्क हो, सैनिटाइजर का यूज हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आप बनाए रख सकते हैं। क्या खुद की जिम्मेदारी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, इसमें ना दोनों बातें हैं। सरकार की जिम्मेदारी अलग होती है, एक व्यक्तिगत और एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी अलग होती है। सरकार को सब चीजें देखनी होंगी। सरकार खाली एक कोरोना को ही नहीं देख रहा है, सरकार को बाकी चीजें भी देखनी है, लोगों के रोजगार के बारे में भी देखना है। जैसे हम अनावश्यक ट्रेवल की बात करें तो अभी जो कई जगह ऐसी होती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, जहाँ का पूरा रोजगार तो बना होता है कि वहां पे लोग आए और वहां रुके और घूम कर जाएं। तो जिस समय कोरोना के वो खतरनाक वेरिएंट डेल्टा और उसके आसपास की स्थिति चल रही थी, उस समय तो पूरे 1-1.5-2 साल तक इन जगहों का रोजगार बिल्कुल बाधित रहा और उसके अलावा नॉर्मल रोजगार भी लोगों का कम है। तो गवर्नमेंट खाली कोरोना को ही देख के काम नहीं करेगी, वो दोनों तरफ बैलेंस रखेगी ना। वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जहाँ पे कि कोई एक खतरनाक वेरिएंट आ जाए और उपयुक्त जो है हमारे पास प्रिकॉशंस और सावधानियां लेके हम ना चलें और दोबारा से डेल्टा वेरिएंट जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए। और ना उनको ऐसा करना है कि वो पहले से पहले इतनी प्रिकॉशंस ले लें कि लोगों का रोजगार छिन जाए। तो गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है, थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी कोई सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, नंबर ऑफ बेड्स और वो रिजर्व करने शुरू कर दिए। ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। इसके आगे गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो ये है कि मास्क को थोड़ा सा, मास्क के लिए लोगों को और ज्यादा स्ट्रिक्टेस करे कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहन के घूमना है, बिना मास्क के नहीं घूमना है। और दूसरा, जो बूस्टर डोजेस हैं ये सब लोग लें, इसके लिए कुछ रूल लाएं या कंपलसरी करें। जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल बूस्टर डोजेस अगर आप मालूम करें तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि शहर में किस जगह बूस्टर डोज उपलब्ध है। लोग अब इतने रिलैक्स हो गए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से इतनी है। इससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट इस पॉइंट पे कुछ करेगी तो वो थोड़ा सा भारी होगा उन लोगों के लिए जिनका रोजगार छिनेगा। लेकिन जो अपनी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हम अपने घर में जो फंक्शंस करते हैं, हम अपने घर में जो अननेसेसरी की चीजें, अननेसेसरी के इस तरह की अरेंजमेंट्स करते हैं या ट्रेवल करते हैं, उन चीजों को हम व्यक्तिगत तौर पे हम अवॉइड कर सकते हैं। इस चीज में गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती है। तो हमारे जो पूरा देश है, हमारे पूरा प्रांत है, उसमें प्रांतवासी या देशवासी इसमें सहयोग कर सकते हैं कि वो अनावश्यक भीड़ ना जुटाएं, अनावश्यक रूप से इधर उधर ना जाएं। इतनी चीजें होनी चाहिए फिलहाल। और अपने आप को बूस्टर डोज के लिए जरूर बूस्टर डोज दिलवाएं। ये नहीं कि कल को वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया या कल को फिर से सीरियस केसेस आने लगे, उस समय तो एकदम बूस्टर के लिए जैसे पहले हो गया था मारामारी होने लगे, और अब जब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अब बिल्कुल ही सब लोग रिलैक्स हो जाए। तो एक बैलेंस बना के चलना है, ना हमें बहुत ज्यादा डरना है, प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं, बूस्टर डोजेस लगवानी है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी करनी। बिल्कुल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो आपकी बनती है और उसे आपको निभाना भी चाहिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं KGMU से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आया। अगर देश की बात करें तो 12,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें
तो वहां पर भी बढ़ोतरी हुई है फरवरी के बाद से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर खुद कहा भी है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो सर क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या एक बार फिर से खराब होने वाली है कोरोना को लेकर, या सब कुछ ठीक है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 2.5 साल में देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच के साथ कोविड को कंट्रोल किया है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए 2.5 साल का, तो पूरे दुनिया में चर्चा होती है कि इंडिया की केवल 17% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है और यहाँ पर कोरोना की जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी रही वो 5-6% के आसपास रही है। लेकिन आगे हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तैयारी पूरी, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें। सरकार अपनी तैयारी पूरी कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सब में नोटिस आ गया है कि मास्क कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर मास्क लगाता हुआ नहीं पाया गया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के नोटिस भी हमारे यहाँ सर्कुलेट हो गए हैं। दूसरी, समाज की जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देखिए ट्रांसमिशन तो समाज के थ्रू होना है, तो हमें मास्क की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। मैं अभी किसी को बता रहा था कि मास्क से सिर्फ कोरोना का ही बचाव नहीं होता है। आप मान बैठे हैं कि कोरोना गया, आपने वैक्सीन लगवा ली, प्रिकॉशनरी डोज लगवा ली, सब कुछ आपने कर लिया, तब भी मास्क जरूरी है, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा हथियार है वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी जो आपको मजबूती से सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसमिशन के खिलाफ। और मास्क के भी और भी बहुत फायदे हैं। आप वायु प्रदूषण से बच जाते हैं, आप टीबी और निमोनिया जैसे ट्रांसमिशन से उनसे भी बचाव हो जाता है। तो मास्क को हमें उसी तरह आदत में शुमार करना होगा जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो पर्स अपनी जेब में रखते हैं, रुमाल रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, और मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हेलमेट सिर पे लगाते हैं, कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। ये कुछ चीजें हैं हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं कुछ सालों में, हमें उसी तरह मास्क को भी शामिल करना होगा। और एक मास्क कई बचाओ, बहुत सारी चीजों से हमें सुरक्षा मिलती है। तो मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि कोविड पैंडेमिक अभी जारी है, दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी तांडव इसका जारी है, और जब तक ये पैंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी नेग्लिजिबल केसेस, स्पोरेडिक केसेस नहीं हो जाते, तब तक हमें पूरी तरह से सुरक्षा और इसकी जो बचाव है वो रखनी है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और कोविड वैक्सीनेशन अगर हमारा ड्यू है, 12 साल से ऊपर सबका कोविड वैक्सीनेशन जारी है, तो अगर हमारा कोविड वैक्सीनेशन की कोई भी डोज ड्यू है तो वो हमें लगवानी है। एक राहत की बात है सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट डोज जो है 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं 96% से ज्यादा लग चुकी है, तो ये एक राहत की बात है। और ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो सेकेंड डोज अवॉइड कर रहे हैं, उनको लगता है अब ठीक है सब कुछ खत्म हो गया, तो उनको आगे आना चाहिए, अपनी सेकेंड डोज को लगवाना चाहिए, और सेकेंड डोज जिनकी लग चुकी है उनको बूस्टर डोज के लिए आगे आना चाहिए अगर उनका टाइम हो गया है। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं सबको करबद्ध निवेदन करता हूं, सलाह देता हूं कि अगर आपकी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है कोविड के खिलाफ तो लगवाइए, अगर दूसरी वैक्सीन ड्यू है तो दूसरी लगवाइए, प्रिकॉशनरी डोज ड्यू है तो प्रिकॉशनरी लगवाइए, और 12 साल से ऊपर के बच्चों की अगर डोज ड्यू है तो वो भी लगवाइए। ये बहुत अच्छा सुरक्षा कवच है, इस मौके को मत गवाइए। बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप खुद भी स्वस्थ रहिए और बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो डोजेस हैं उसे लगवाएं। और जो मास्क की बात की, मास्क भी लगाना जरूरी है। डॉक्टर राजू सूद जी आपके पास आएंगे सर। पहले हमने देखा जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लोगों को डर था, और जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लोगों ने फॉलो भी किया, बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। लेकिन देखते देखते जैसे केसेस कम होने लगे, लोग मास्क लगाना भूल गए। तो क्या सर, जब तक सख्ती लागू नहीं होगी सरकार की तरफ से तब तक मास्क नहीं लगाएंगे? पहले हम देखते थे मॉल्स में अगर जाते थे मास्क लगाकर जाते थे, अब देखते हैं मास्क के बिना भी एंट्री हो रही है। तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो मास्क बिना लगाए अंदर जा रहा है और जो मास्क चेक कर रहा है। देखिए, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। जब हमारे पास सेकंड वेव आई थी और डेल्टा वेव इन्फेक्शन हुआ था इंडिया में, आप अगर ध्यान करेंगे हमारे किसी दोस्त, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, किसी ना किसी को आप क्लोज पाएंगे कि सीवियर कोविड हुआ या फिर इवन मोर्टेलिटी हुई, डेथ हुई। और उस वक्त लोग काफी घबराए थे और उन्होंने काफी कुछ अडॉप्ट कर लिया था, और हम लोग उससे बचे भी। इंडिया ने बहुत अच्छा किया उसके बाद। पर अब ऐसा है कि
क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं 96% फर्स्ट डोज लग गई है और वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लगने से की वजह से अब या तो कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा, इन्फेक्ट कर रहा है जो नए वेरिएंट सब वेरिएंट आए हैं, तो उसकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए जो पब्लिक का डर है फिर से कम होना शुरू हो गया है, लापरवाही शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले यूएसए में था, पिछले वीक में टर्की में था, यूरोप में था, और लोग इवन प्लेन्स के अंदर, फ्लाइट्स के अंदर भी मास्क लंबी फ्लाइट्स में नहीं लगा रहे थे। एयर होस्टेस बार बार आके बोल रही थी आप लगाइए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लापरवाही है। जहां भी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां भी गैदरिंग हो रही है, अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल दीजिए, आज उद्धव ठाकरे जी को भी कोविड पॉजिटिव आ गया और गवर्नर को भी कोविड पॉजिटिव है। इस तरीके से और सर पिछले दिनों अभी जो सोनिया गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता, वो अभी कोविड पॉजिटिव थी, अभी हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुई हैं। तो ये पॉलिटिकल मीटिंग्स, रैलीज और ये जो सारी गैदरिंग्स हैं, शादियां और इवन पार्टीज, ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया बिना मास्क के। और आप देखिए जब आप इकट्ठे होंगे एक रूम के अंदर और खाएंगे पिएंगे, आप मास्क तो नेचुरली हटा देंगे। जैसा अभी बहुत अच्छा बताया कि मास्क के कई फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि आपकी हैंड हाइजीन जो है, आपका एंट्री पॉइंट आपका मुंह, नाक या आंख है, और इस पे एक एवरेज आदमी दिन में 12-13 बार हाथ लगा देता है। तो अगर आपने मास्क ठीक से लगाया है तो आपके मुंह पे और नाक पे आपका हाथ, आपकी उंगलियां नहीं पहुंचेंगी और आप उससे भी बचेंगे। तो इस तरीके से ये मास्क लगाना जरूरी है। आपकी जब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी यूपी के, उन्होंने आज ही बोला है कि जो केसेस आपके 2900 के करीब आ गए हैं एक्टिव यूपी के अंदर, अगर ये 8 से 10 हजार हुए तो दोबारा अलर्ट लगा के सारी स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई कर दिया जाएगा। हो सकता है कि फाइन और अदर पेनल्टीज भी दोबारा शुरू हो जाए अगर इस तरीके से लोग लापरवाह रहे और केसेस बढ़ गए। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि बूस्टर्स और सेकेंड डोज या वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको बोलते हैं, अगर वो प्रैक्टिस हुई तो अंजाम ये होगा कि लोगों को सीवियर कोविड होना दोबारा शुरू हो जाएगा। और कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं है, अगर ये हुई और थोड़ी सी भी सीवियर हुई तो लॉन्ग कोविड में कन्वर्ट होती है, जिसमें कोविड ठीक होने के बाद भी असर रहता है बॉडी में और ज्यादा नुकसान बॉडी में होते रहते हैं, चाहे किडनीज हो, लंग्स हो, हार्ट हो, कई तरह की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज वर्सन हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हमको सावधान रहना बहुत जरूरी है और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन हथियार है, मास्क हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग हथियार है। और जिस तरीके से आज अलर्ट दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर पाठक जी ने, उससे भी ये बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले रही है और उन्होंने बोल दिया है कि वो सीवियर रिस्ट्रिक्शंस दोबारा लगा सकते हैं अगर ये एक्टिव केसेस यूपी में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी नौबत ना है, खुद जिम्मेदारी आपकी बनती है। हमारे साथ एक नोएडा में आंकड़े जो है अचानक से बढ़ गए। मुनेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता नोएडा में हैं, मुनेंद्र के पास हम आएंगे। उसके पहले हमारे साथ दिल्ली से शान मोहम्मद हैं। शान, आपको आवाज आ रही है? शान, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं कितनी सतर्क हैं, कितनी तैयार हैं? अगर पेशेंट्स की जो केसेस वहां पर भी बढ़े हैं तो कितना तैयार है दिल्ली सरकार? शान की आवाज ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही फिलहाल। हमारे साथ डॉक्टर राजू सूद जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। इसके अलावा डॉक्टर अशंक एरन, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ को लेकर, लगातार कोरोना के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से आंकड़े बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़े, जिसको लेकर सरकार जो है पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि हम जो प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन, वो पूरी तरह से तैयार रहे। अगर ऐसे और उछाल आता है आंकड़ों में तो
अगर कोई पेशेंट आपके पास पहुंचे तो उसको इलाज मिलना चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही। शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच हमीरपुर से खबर आ रही, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। NH-34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कोतवाली के गोस्वामी होटल के पास ये हादसा हुआ है। मौदहा पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। अज्ञात ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। NH-34 पर यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमीरपुर के NH-34 का ये हादसा आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी डराने वाली तस्वीरें हैं। 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ट्रक और ऑटो में ये जोरदार टक्कर हुई है। मौधा कोतवाली के गोस्वामी होटल के पास ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार इस घटना की वजह बताई जा रही है। ट्रक ने सवारी से भरी ऑटो को टक्कर मारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से NH-34 की, जहां ट्रक और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हुई है। और हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित नामदेव जुड़ गए। अमित, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर जिले के मौधा थाना क्षेत्र के NH-34 का मामला है, जहां पर ट्रक और एक लोडर और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची सहित 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इसमें बता दूं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। जी, तो मौतों का आंकड़ा जो है 5 से 6 पहुंच गया है अमित, और जैसा आप बता रहे हैं 12 लोग घायल हैं, तो इसमें गंभीर रूप से भी घायल लोग हैं या फिर 5 जो बिल्कुल गंभीर रूप से घायल हैं वो जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए हैं। उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी अपडेट कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मौतों का आंकड़ा जो है 6 पहुंच गया है अमित। जी जी अमित, क्या वजह है हादसे की? जैसा कि हम जान पा रहे, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ या फिर चालक की गलती से? किसकी जो है गलती पाई जा रही है? ये NH-34 जो खूनी हाईवे लगातार बिना डिवाइडरों के चल रहा है। इसमें कई सालों से लोग डिवाइडर की मांग कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो ट्रक हैं तेज रफ्तार फर्राटा बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसमें लोकेशन वाले ट्रक भी नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये तेज रफ्तार का कहर है। तो ये माने कि डिवाइडर ना होना ये बड़ी वजह है? जी, डिवाइडर न होना ये बहुत बड़ी वजह है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कानपुर को सागर से जोड़ता है, जिससे शुरू से ही डिवाइडर नहीं बना हुआ है। अमित, जो मृतक हैं कहाँ के रहने वाले हैं और जो घायल हैं वो सभी
एक ही इलाके के रहने वाले, अलग अलग? जी, ये अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ये ऑटो में बैठे हुए थे जी। ये ऑटो कहाँ से आ रहा था अमित? ये ऑटो मौधा से हमीरपुर की ओर आ रहा था। और जो घायल है उन्हें नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है या फिर कहीं और? जी, नजदीकी उनको सभी को CHC मौधा भर्ती जा रही है, जिससे 5 की हालत गंभीर देखी जा रही है और उनको जिला अस्पताल के रिफर किया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचा है? जी, प्रशासन मौके पर मौजूद है। शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हमीरपुर से खबर बता रहे हैं, 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। सीएम ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। सीएम ने द्रौपदी मुर्मू जी को दी बधाई। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर दी बधाई। एनडीए ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। ईडी की मैराथन पूछताछ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराज। लंच ब्रेक के लिए भी नहीं गए राहुल गांधी बोले कब तक होंगे सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ डाले। देवबंद में सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश पर दर्ज है 15 से अधिक आपराधिक मामले। पुलिस ने घायल बदमाश को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। लगभग 2 दर्जन दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा, साथ ही गाड़ी पर बरसाए पत्थर और लात। पब्लिक मूक दर्शक बनी देखती रही तमाशा। चरक चौकी से चंद कदमों पर पिटता रहा परिवार। पुलिस रही नदारद। बचाने आई पत्नी पर भी दबंगों ने बरसाए थप्पड़। गोंडा में जमीन के विवाद में युवक ने ताना सहला। अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल। आबादी जमीन पर निर्माण के दौरान हुआ विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने असलहा कब्जे में लिया। जनपद गोंडा के थाना तरफगंज में गांव परियावा में एक व्यक्ति का अवैध असला के साथ सोशल मीडिया